नमस्कार। आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की बिगड़ती स्थिति और बिगड़ी हुई स्थिति है, दोनों को संभालने का मोर्चा संभाल लिया है अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने। सरसंघ चालक मोहन भागवत 5 दिन के कोलकाता प्रवास पर रहेंगे और इस मौके पर वो 23 जनवरी को, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है, उनका जन्मदिन है, उस दिन एक रैली को भी संबोधित करेंगे। ये शहीद मीनार पर होगी रैली। ये ऐसे मौके बहुत ही रेयर होते हैं, बहुत कम होते हैं, जब सरसंघ चालक बंद कमरों की बैठक से निकलकर किसी सार्वजनिक सभा को संबोधित करें। इससे पहले 2017 में उन्होंने ब्रिगेड परेड मैदान, जो कोलकाता का सबसे बड़ा मैदान है, वहाँ एक रैली को संबोधित करते हुए स्वयंसेवकों का आह्वान किया था कि हिंदू धर्म के हितों की रक्षा के लिए वो एकजुट हों। उसके बाद से इस तरह का उनका कार्यक्रम पहली बार हो रहा है और उनके 5 दिन यहाँ रुकने के बहुत गहरे अर्थ हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का आज भी पश्चिम बंगाल, वैसे तो पूरे देश में है, लेकिन पश्चिम बंगाल में विशेष प्रभाव है। भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के आंदोलन के 2 नेताओं, सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इन 2 को अपनाने का लंबे समय से प्रयास कर रही है। उस प्रयास में काफ़ी हद तक कामयाब हो रही है। सवाल ये है कि इन 2 नेताओं को क्यों चुना भारतीय जनता पार्टी ने, किसी और नेता को क्यों नहीं चुना आज़ादी आंदोलन के। उसकी वजह बड़ी साफ है। दोनों में एक कॉमन बात है, दोनों का नेहरू परिवार से रिश्ता बहुत अच्छा नहीं रहा। दोनों का तिरस्कार किया नेहरू परिवार ने। तो नेहरूवादी राजनीति को अगर पछाड़ना है, उसके प्रभाव को कम करना है या उसके प्रभाव को ख़त्म करना है, तो निश्चित रूप से ऐसे आइकन्स की तलाश करनी पड़ेगी जो उसका प्रतिनिधित्व करते हों, सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दूसरी कॉमन बात दोनों में यह है कि भारत की जनता अब भी, आज़ादी के बाद की पीढ़ी और उसके बाद की भी पीढ़ी आ गई है, उसके बाद की भी, अब जिसने भी पढ़ा है, जानता है, देखा है, सुना है, उन सब के मन में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस दोनों को उनका जो हक था, वो उनको जो मिलना चाहिए था, उनका जो अधिकार था, उनको जो सम्मान मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। ये बात लोगों के मन में एक कसक की तरह बनी हुई है। इसलिए जो भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करता है, उनका सम्मान करता है, उनके जीवन की बात करता है, उनकी उपलब्धियों की बात करता है, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और दोनों पर आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना जोर है कि शायद संघ के जो पुराने सरसंघ चालक हैं और भाजपा के पुराने नेता हैं, उन पर भी उतना नहीं है। सरदार पटेल की दुनिया में सबसे ऊंची प्रतिमा बनवाई, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो है वो इंडिया गेट पर कैनोपी के नीचे लगवाई, जॉर्ज पंचम की मूर्ति हटाई गई, उसके बाद से कोई मूर्ति नहीं लगी थी। देश भर में चर्चा थी, कई सरकारें आई गई, ये होता रहा कि यहाँ पर महात्मा गांधी की मूर्ति लगनी चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगवाई। साफ सरदार पटेल और नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दोनों में एक और कॉमन बात है, दोनों खरी खरी बोलने के आदी हैं, दोनों डायरेक्ट एक्शन में विश्वास रखते हैं। ये लोग जो है मीठी मीठी बात में यकीन नहीं रखते, जो सही लगता है वो बोलते नहीं हैं, वो करते भी हैं। यही सरदार पटेल ने किया, यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। सरदार पटेल, दुनिया में शायद ऐसा कोई उदाहरण नहीं होगा जिसने अपने देश की एकता के लिए इतने सारे राजा रजवाड़ों को, इतनी प्रिंसली स्टेट्स को जोड़ने का काम किया हो। देश की एकता अखंडता के लिए इतना बड़ा काम किसी और नेता ने शायद ही किया हो। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने देश से बाहर जाकर सेना तैयार की और हमला किया ब्रिटिश सरकार पर, ब्रिटिश हुकूमत पर, ऐसा कोई नेता पूरे भारतीय आज़ादी के आंदोलन के इतिहास में नहीं मिलेगा। तो इन दोनों की जो ये खूबी है, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी ये संदेश दे रहे हैं कि हम इन्हीं के रास्ते पर चलना चाहते हैं। वो बोल नहीं रहे, वो कह नहीं रहे हैं, वो महात्मा गांधी के अहिंसा के रास्ते पर नहीं चलना चाहते। इसका मतलब हिंसा करना चाहते हैं ये नहीं। इसका मतलब है जो हमारा हक है उसको लेंगे।
मांग कर लेंगे, ज़रूरत पड़ी तो लड़ कर लेंगे। ये फिलॉसफी है इसके पीछे। तो पश्चिम बंगाल में अभी पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, उसके बाद 2024 में लोकसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव अभी लंबा है, 2026 में है। तो 2021 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीट्स मिली थी और 37.97% वोट मिला। उसके बाद से बीजेपी लगातार नीचे जा रही है। 77 से घटकर उसके एमएलएस की संख्या अब 70 रह गई है और उसका जनाधार भी घट रहा है। ये उसके बाद हुए बाई इलेक्शन से पता चल रहा है कि उसकी जीती हुई सीटें भी वो बरकरार नहीं रख पाई और बुरी तरह से हारी, चाहे लोकसभा का उपचुनाव रहा हो चाहे विधानसभा सीट का उपचुनाव। तो और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के अंदर जिस तरह की सरफुटबल चल रही है, मतभेद चल रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का ज़मीनी कार्यकर्ता जिस तरह से घर बैठ गया है, ये सब भाजपा और संघ दोनों के लिए चिंता की बात है। तो ये जो कार्यक्रम हो रहा है मोहन भागवत जी का, ये संघ के लोगों का कहना है कि हम हर साल जो है पश्चिम बंगाल के हर शहर में, ज़िले में जो है वो नेताजी की जयंती मनाते हैं, लेकिन वो कार्यक्रम बड़े छोटे स्तर पर होते हैं। इस बार भव्य स्तर पर, बड़े स्तर पर हो रहा है। तो पश्चिम बंगाल में नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और इससे सबसे ज़्यादा परेशानी किसको होगी? ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी भी नेताजी की विरासत को अपनाने हथियाने का प्रयास करती रहती हैं और इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन रहेगा? सीपीएम, जो लंबे समय तक, दशकों तक नेताजी का नाम आने पर उनको तोजो का कुत्ता कहती थी। तोजो जापान का डिक्टेटर था जिसकी मदद से नेताजी ने जो है आज़ाद हिंद फौज के गठन में मदद ली थी। उसके अलावा जब यहाँ से भागकर वो निकले थे तब मदद ली थी। वो सब कहानियाँ आपने सुनी होंगी, बहुत लंबे समय से सुनी होंगी। तो संघ के लोग ये भी कहते हैं कि नेताजी का संघ से भी संपर्क हुआ था। वो बताते हैं 1940 में जब डॉक्टर हेगडेवार बीमार थे और नेताजी नागपुर आए हुए थे तो वो सरसंघ चालक से मिलने, उनका हालचाल पूछने के लिए आए थे। अब संघ से उनके संबंध रहे हों नहीं रहे हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ नेताजी की विरासत को हासिल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस जो इसकी स्वाभाविक दावेदार हो सकती थी, उसने इन दोनों नेताओं को छोड़ दिया। इन दोनों को नहीं, बहुत से नेताओं का। आज़ादी के आंदोलन में अगर आप कांग्रेस ने जो इतिहास लिखवाया उसको अगर आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि नेहरू परिवार के अलावा किसी का और कोई योगदान ही नहीं था। महात्मा गांधी को वो हटा नहीं सकते थे, इतनी ताकत नहीं थी, इसलिए महात्मा गांधी बचे रहे। बाकी सारे नेताओं को जो है पृष्ठभूमि में डाल दिया। जितने आज़ादी के आंदोलन के नेता थे उनके बारे में आपको या तो पढ़ने को मिलेगा, नहीं मिलेगा भी तो बहुत संक्षेप में, बहुत छोटे में पढ़ने को मिलेगा। आपको अंदाज़ा ही नहीं लग पाएगा कि इनका योगदान कितना बड़ा और कैसा था। यही हुआ नेताजी के साथ, यही हुआ सरदार पटेल के साथ। देश में आज भी जो नई पीढ़ी है उसका भी मानना है कि अगर 1947 में, बल्कि 46 में कहना चाहिए, जवाहरलाल नेहरू की जगह सरदार पटेल प्रधानमंत्री बने होते देश के, तो स्थिति देश की दूसरी होती। लेकिन वो हुआ नहीं, तो उसकी बात करने का मैं बार बार कहता हूँ कि कोई ज़्यादा मतलब उससे निकलता नहीं। लेकिन इन दोनों नेताओं के योगदान को भूला नहीं जा सकता और भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में नेताजी की विरासत, नेताजी की राजनीति, नेताजी की नीतियों के आधार पर अब फिर से खड़ा होना चाहती है। नेताजी और सरदार पटेल में एक महीन फ़र्क है, छवि के स्तर पर, परसेप्शन के स्तर पर। सरदार पटेल की छवि जो है वो राइट विंगर की है, हिंदुत्ववादी की है। नेताजी की छवि जो है वो सेकुलरिस्ट की है, धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर नेताजी की बात करने पर कोई सांप्रदायिकता का आरोप नहीं लगा सकता। ये बात भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से समझती है, क्योंकि उस पर हमला पूरे देश में होता है, खासतौर से पश्चिम बंगाल में और ज़्यादा होगा, वो है सांप्रदायिकता को लेकर। ये अलग बात है कि ममता बनर्जी तुष्टीकरण के नाम पर जिस तरह की सांप्रदायिकता करती हैं उसका कोई जवाब नहीं है। उससे देश की एकता भी खतरे में आती है। घुसपैठियों को, रोहिंग्या को समर्थन देना, उनको वोटर बनाना, उनको हर तरह की सुविधा देना, उनका वोटर आई कार्ड बनवाना, ये सब देश के हित में तो कम से कम कतई नहीं है। और ममता बनर्जी की राजनीति का ये प्रमुख अंग है।
जिस तरह से गो तस्करी होती है पश्चिम बंगाल से जितने बड़े पैमाने पर, हालांकि उनके इस मामले में सबसे बड़े जो नेता हैं अनुव्रत मंडल अब इस समय जेल में है, उसकी जांच चल रही है, सीबीआई ईडी दोनों जांच कर रही हैं। लेकिन इस सब के बावजूद पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और केवल पश्चिम बंगाल नहीं, ये जो 5 दिन का कार्यक्रम हो रहा है इसमें लक्ष्य किया जा रहा है पूरे पूरब को, यानी पश्चिम बंगाल, बिहार और उड़ीसा। बिहार और उड़ीसा से भी स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो हैं, विशेष आमंत्रित जो है इस कार्यक्रम में शामिल होने आएंगे। तो बीजेपी इस समय फोकस कर रही है पूर्व पर, यानी उसका जो ये 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें बीजेपी का कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। हालांकि बिहार में लंबे समय सत्ता में रही है, इसके बावजूद उसका मुख्यमंत्री कभी नहीं बना। उसी तरह से उड़ीसा है, वैसे ही पश्चिम बंगाल है। तो उसका लक्ष्य होगा कि भविष्य में इन 3 राज्यों में उसका मुख्यमंत्री बने। उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीनी आधार हो, उसके लिए ज़रूरी है कि ज़मीन पर संगठन मजबूत हो। इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम हो रहा है। वहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवकों का और पदाधिकारियों की बैठक होगी। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के लोग भी जाएंगे। तो कुल मिलाकर कोशिश ये है कि पश्चिम बंगाल में जो कार्यकर्ता भाजपा का घर बैठ गया उसको जगाना, उसके अलावा हिंदुत्व की अलख जगाना, उसके साथ साथ लोगों को ये समझाना कि अगर आप जागेंगे नहीं तो कितना बड़ा नुकसान भविष्य में होने वाला है। ये सब ऐसे मुद्दे हैं जिन पर 5 दिन में सरसंघचालक के साथ अलग अलग बैठकों में अलग अलग लोगों के साथ चिंतन मंथन होगा। इसका नतीजा कितना निकलेगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन पहले से स्थिति बेहतर होगी ये निश्चित रूप से कहा जा सकता है। तो पश्चिम बंगाल को संभालने के लिए ये एक तरह से कह सकते हैं आप कि बीजेपी के संभल नहीं रहा था। अब उसकी मदद में खुद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ उतरा है, संघ प्रमुख वहाँ पहुँचे हैं। 5 दिन का प्रवास है। तो कुल मिलाकर बंगाल में भाजपा की स्थिति सुधरने के संकेत मिलने लगेंगे। कितनी सुधर पाएगी ये पंचायत के चुनाव जो अभी इस महीने हो जाए या अगले महीने हो जाए, पंचायत के चुनाव के नतीजों से पता चलेगा। पंचायत के चुनाव के नतीजों का असर, वैसे तो हर चुनाव अलग होता है, लेकिन उसका असर लोकसभा चुनाव पर भी पड़ेगा। याद कीजिए 2018 के पंचायत चुनाव में बीजेपी ने अच्छा किया था, उसका फ़ायदा 2019 में मिला। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपका कार्यकर्ता उठ खड़ा होता है, वो सक्रिय हो जाता है, उसमें उत्साह आ जाता है, तो फिर आपके समर्थक वर्ग में भी उत्साह आता है। उसका फ़ायदा अल्टीमेटली आपको चुनाव नतीजों में दिखाई देता है। तो इस 5 दिन के संघ प्रमुख के प्रवास का कितना लाभ बीजेपी उठा पाएगी ये बीजेपी के राज्य संगठन पर निर्भर करेगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।